शुरुआत हम कर रहे हैं देश की सबसे बड़ी खबर और इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव के साथ, जिसमें हम कुछ खुलासा भी करेंगे। इंडिया न्यूज को ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि हिंदुस्तान को पहली न्यूक्लियर सबमरीन, जिसे कि परमाणु पनडुब्बी कह सकते हैं, आईएनएस अरिहंत मिल गई है। यानी आईएनएस अरिहंत को नेवी को सौंपा जा चुका है। सरकार ने बहुत ही सीक्रेट तरीके से आईएनएस अरिहंत को नेवी को सौंप दिया है। कहा जा रहा है ये काम अगस्त के महीने में हुआ है। अरिहंत मिलने के बाद भारत की ताकत नौसेना की और बढ़ गई है। भारत दुनिया का अब ऐसा छठा देश बन गया है जो जमीन, हवा और पानी तीनों जगह से मिसाइल छोड़ने में सक्षम है। आपको बता दें कि वो 5 देश जो ऐसा कर सकते हैं वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल 5 देश हैं। सिर्फ भारत अकेला देश है जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल नहीं है और बावजूद उसके पास ये परमाणु पनडुब्बी मौजूद है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये आईएनएस अरिहंत की तस्वीरें हैं, जो कि न्यूक्लियर सबमरीन है, जिससे आप परमाणु हथियार जो है इस पनडुब्बी के जरिए दाग सकते हैं। और हम ये भी साफ कर दें कि ये जब उसे कमीशन किया गया है तब की तस्वीरें नहीं है, बल्कि जब उसका ट्रायल चल रहा था, उसके हथियारों का ट्रायल चल रहा था, तब की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अगस्त 2014 में या दिसंबर 2014 में ट्रायल शुरू हो गया था आईएनएस अरिहंत का, और उसके बाद इसे अब जाकर अगस्त के महीने में 2016 में कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना में कमीशन कर दिया गया है, शामिल कर दिया गया है। लेकिन बहुत गुपचुप तरीके से हुआ है। अमूमन क्या होता है, इसकी घोषणा की जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और इसलिए हम ये अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। इस पर हम आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी दिखाते हैं जो आईएनएस अरिहंत की तमाम ताकतों और खूबियों के बारे में भी आपको बताएगी। तो आईएनएस अरिहंत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन एक तरीके से इसकी शुरुआत आप कह लीजिए साल 1971 में, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और अमेरिका की तरफ से टास्क फोर्स 74 जो एक सबमरीन था वो पाकिस्तान की मदद के लिए आया था और भारत को रशिया की मदद लेनी पड़ी थी। तब से ही कहा गया था कि भारत अपनी ताकत परमाणु पनडुब्बी बनाने में लगाना चाहता था और उसके बाद से ही कोशिशें शुरू हो गई थी। 2009 में इसे लॉन्च किया गया, उसके बाद इस पर काम हुआ, देश में इस पनडुब्बी को तैयार किया गया और 2014 में इसका ट्रायल शुरू किया गया और अब जाकर इसे कमीशन कर लिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष जुड़ रहे हैं जो इस पर बेहतर जानकारी दे पाएंगे कि यह सब कुछ कैसे हुआ, कब हुआ और आईएनएस अरिहंत की ताकत और कितनी ज्यादा हम कह सकते हैं कि वो नेवी की ताकत और बढ़ा देगा। आशीष, जानकारी दे क्या कुछ हुआ 2009 से 2014 और अब इसके कमीशन होने के बीच में, और आईएनएस अरिहंत जो है वो इतना खास क्यों है? जी सुशांत, 2009 में ये जो सबमरीन है आईएनएस अरिहंत, उसको फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था और लॉन्च करने के बाद में काफी सारे स्टेजेस होते हैं, जैसे कि उसको पहले समंदर में लेके जाया जाता है, उसके बाद में उसके ऊपर सारे वेपन्स, रेडार्स, मिसाइल्स, टॉर्पिडोज, इन सब का टेस्ट किया जाता है। इसमें लगभग 4 से 5 साल का समय लगता है और उसके बाद में ही फाइनली किसी भी सबमरीन को, जो मैंने अभी फेज बताया उसे सी ट्रायल फेज कहते हैं। और जो विजुअल्स हम चला रहे हैं, एक्सक्लूसिव विजुअल्स, ये विशाखापट्टनम का है। वाइजैक पोर्ट से विशाखापट्टनम जो नेवी का पोर्ट है वहां से ये सबमरीन को बाहर लेके आया जा रहा है। इसके आसपास में लगभग 2 से 3 टग बोट्स हैं और हमारे दर्शक देख पाएंगे कि इसके बगल में एक और इंडियन नेवी का दूसरा शिप है जिस पर की तिरंगा लहराया जा रहा है। और जितने भी सारे नेवी के ऑफिसर्स और सेलर्स हैं उस शिप के, वो अरिहंत जब फर्स्ट टाइम बाहर आ रहा है जेटी से, समंदर में जा रहा है सी ट्रायल के लिए, तब वो उसे सल्यूट कर रहे हैं। अरिहंत को इंडियन नेवी में क्वीन कहा जाता है, सबमरीन की क्वीन है, क्योंकि ये सबसे लीथल और पोटेंट सबमरीन है। कमिंग बैक टू मेन थिंग की जो 2009 से अब तक का प्रोसेस रहा है वो लगभग 5 से 6 साल चला, जिसमें सारे वेपन्स, टॉर्पिडोज, रेडार्स और जो भी अलग अलग क्षमताएं होती हैं एक सबमरीन में होने के लिए, वो सब कुछ टेस्ट किया जाता है। इसे ही सी ट्रायल फेज कहते हैं। उसके बाद में उसके पहले एक हार्बर फेज होता है, फिर सी ट्रायल फेज होता है, उसके बाद में वेपन टेस्ट होते हैं। ये वेरियस स्टेजेस के बाद में फाइनली फरवरी 2016 में, लगभग 6 से 8 महीने पहले, फरवरी 2016 में जो आईएनएस अरिहंत को
फुल्ली ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी डिक्लेयर कर दिया गया था। इसका मतलब था कि अब ये पूरी तरह से तैयार है इंडियन नेवी को ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद में ये केवल एक पॉलिटिकल डिसीजन रह गया था कि कब प्राइम मिनिस्टर मोदी इसे ऑफिशियली इंडक्ट करेंगे, भारतीय नौसेना में शामिल करेंगे। ये बहुत ही सीक्रेट तरीके से अगस्त 2016 में किया गया। इस खबर का हमें अंदाजा लगभग एक हफ्ता पहले ही मिल गया था, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और इंडियन नेवी के टॉप एडमिरल्स हैं, उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या जरूरत थी कि उन्हें सीक्रेट तरीके से करने की, क्योंकि बेसिक जो फंडामेंटल होता है एक डिफेंस फोर्सेस का, किसी भी मिलिट्री एस्पेक्ट का, वो होता है डेटरेंस। यानी कि आप दुश्मन देशों को बता दें पहले से ही कि हमारे पास क्या क्या और किस क्षमता के हथियार हैं, किस क्षमता के शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं और टैंक्स हैं। इसे क्यों सीक्रेट तरीके से रखा गया, इसका उत्तर केवल प्राइम मिनिस्टर ही दे सकते हैं। पर अभी जो हम खबर हमारे दर्शकों को बता रहे हैं, ये देश में अब से आधे घंटे से पहले केवल 5 या 6 लोगों को ही पता था और किसी को भी पता नहीं था। एक और बात मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं सुशांत, कि जो ये सबमरीन है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजिक वेपन है, ये केवल एक सबमरीन नहीं है, इसीलिए ये केवल नौसेना या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में नहीं ऑपरेट करता। ये सारे कमांड, स्ट्रैटेजिक कमांड्स, डिप्लॉयमेंट प्लानिंग, और अगर कोई न्यूक्लियर मिसाइल कभी दागने की बात आती है तो वो केवल प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस ही लेता है। तो भले ये सबमरीन है, लेकिन इसे नेवी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत इसे नहीं चलाया जाता। काफी लंबे समय के इसको कमीशन करने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, और इसको अगर इस्तेमाल करने की कभी जरूरत पड़ी तो उसका रिमोट कंट्रोल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास ही होगा। वो निर्णय लेंगे कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, सिर्फ वही वो रिमोट कंट्रोल चला सकते हैं। एक बात और दर्शकों के लिए आशीष समझाइए कि कहा जा रहा है कि इसमें जो मिसाइल्स लग सकती हैं वो K-15 और K-4 होती हैं। K-4 जो है वो बड़ी मिसाइल है, ऐसी 4 मिसाइल ये ले जा सकता है, जिसकी रेंज जो है वो 3500 किलोमीटर तक है। तो कौन कौन से हमारे पड़ोसी मुल्क अगर जरूरत पड़े तो इसकी जद में आते हैं, या पाकिस्तान या जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके लिए कितना इंपैक्ट पड़ता है अगर वो ये जानते हैं कि भारत के पास अब एक न्यूक्लियर सबमरीन भी है? जी सुशांत, आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं एक चीज जरूर बैकग्राउंड में अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इसके INS अरिहंत के कमीशनिंग के साथ में, नौसेना में जुड़ने के साथ में, भारत ने न्यूक्लियर ट्रायड कंप्लीट कर लिया है। न्यूक्लियर ट्रायड बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जो न्यूक्लियर मिसाइल्स होते हैं, न्यूक्लियर बम होते हैं, उसे मारने की क्षमता हवा से, जमीन से और पानी से। हमें अब तक हमारे देश में हवा से और जमीन से मारने की क्षमता थी, लेकिन पानी से ये न्यूक्लियर मिसाइल दागने की क्षमता नहीं थी, जो अब हो गई है। अब मैं इसी से जुड़ा हुआ आपका उत्तर देना चाहता हूं कि कौन कौन से देश इसके रेडियस में आ सकते हैं। सबमरीन का यही एक फायदा होता है, जो कि आपको हवाई और जमीनी तौर से अगर न्यूक्लियर मिसाइल दागना हो तो वो आपको बेनिफिट नहीं हो सकता। सब